हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के तहत वर्ग 9 के साइंस को देखेंगे। हालांकि इससे पहले हम इस साइंस का पार्ट 1 हम बना चुके हैं और आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसको देखे भी होंगे और आप लोगों को ये अच्छा भी लगा होगा और इससे आप थोड़ा लाभान्वित होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी का पार्ट 2 देखेंगे और उस चीज को समझेंगे। हम लोग इस चैनल पर जो भी लोग नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी कंटेंट अपलोड किया जाए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा सीधा वीडियो की तरफ। तो साथियों, उस दिन हम लोग वर्ग 9 के प्रथम अध्याय को देखे थे जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग इसमें पदार्थ की परिभाषा जाने थे, यानी कि पदार्थ क्या हो, पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें कोई द्रव्यमान हो, कोई स्थान घेरती हो, ये सब क्या था, पदार्थ था। उसके बाद हम लोग पदार्थ की अवस्था पढ़े थे। पदार्थ कितनी अवस्थाएं, मुख्य 3 अवस्थाएं थी। ठीक है, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। हम लोग उस दिन इस ठोस को पूरा पूरी पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग उस ठोस को पूरा पूरी पढ़ चुके थे। ठोस का क्या क्या गुण होता है ये भी हम लोग जान चुके थे। आप लोगों को याद होगा कि उस दिन हम लोग ठोस की विशेषता को जाने थे। उसमें क्या क्या, तो ठोस दृढ़ होता है। क्या होता है, ठोस दृढ़ होता है। दृढ़ कहने का मतलब क्या होता है, वो बदलता नहीं, उसका आयतन निश्चित होता है, आकार भी क्या होता है, निश्चित ही होता है। ठीक है, आकार भी क्या होता है, निश्चित ही होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें संपीड्यता, ठीक है, आप लोग इसका आंसर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। संपीड्यता कैसी होती है, नगण्य होती है या अत्यधिक होती है। ठीक है ना, यानी कि संपीड्यता कैसी होती है, इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण भी इसका देखे थे। जैसे ये जाने थे कि रबर बैंड को खींच करके आकार बदला जाता है, ये फिर भी ये ठोस कैसे है। ये भी जाने थे कि बर्तनों में रखे चीनी और नमक उन्हीं बर्तन में आकार ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ये ठोस कैसे है। स्पंज है, ये ठोस कैसे है। ये सभी चीज को हम लोग जाने थे। और जो भी लोग इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो को, ताकि समझ में और बेहतर से समझ सके आप लोग। तो उस दिन हम लोग ठोस को पूरा पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव के बारे में। क्या, द्रव के बारे में। अच्छा देखिए, एक चीज और होता है, एक होता है द्रव्य। इस द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। इसका मतलब क्या होता है, पदार्थ। ठीक है, लेकिन ये द्रव का मतलब होता है कोई तरल चीज। ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा, द्रव और द्रव में अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए एक क्रियाकलाप दिया गया, चूंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपको क्रियाकलाप पे ही आधारित है। क्योंकि ये आपको करवाती है, करा करके आपको ये सोचती है कि अधिक से अधिक चीज करके सिखाया जाए। इस कारण से ये इसमें अधिक क्रियाकलाप मिलेगा और इस क्रियाकलाप को पढ़ने से भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। द्रव का जो पहला क्रियाकलाप है उसको हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। ठीक है ना, ये जो दिया गया वस्तु है सबको एकत्रित करना है। क्या क्या एकत्रित करना है, सो देखिए, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। उसके बाद विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml का निशान लगाए। यानी कि सभी में किस चीज का कह रहा है, बर्तन लेने के बाद 50 ml का निशान लगाना है। उसके बाद कह रहा है इन द्रव्यों उसके बाद कह रहा है इन द्रवों को फर्श पर देने पर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा। किसी एक द्रव को 50 ml माफ कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डाले, प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। क्या एक समान रहता है, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आयतन एक समान रहता है या द्रव का जो आकार है ये एक समान रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है कि द्रव
को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो आप किसको पढ़ रहे हैं? द्रव को, ठीक है ना। तो इस सब यहाँ जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? हाँ। अब 50 ml है, तो ये अगर दूसरे बर्तन में हम डालेंगे तो ये 50 ml ही रहेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? 50 ml ही रहेगा। लेकिन अच्छा, ये जो जैसे मान लीजिए ये छोटा सा बर्तन है, इसमें 50 ml है, तो ये थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा। लेकिन ये कोई बड़ा सा बर्तन हो जाए, ठीक है, कोई बड़ा सा बर्तन हो जाए और 50 ml तो पेंदी तक ही रह जाएगा, तो इसका आकार क्या होगा? बदल जाता है। लेकिन आयतन नहीं बदलता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है क्या द्रव यानी कि एक दूसरे से बर्तन उड़ेलने पर आसानी से बहता है? तो ये बहता भी है, ठीक है ना, ये बहता भी है। आगे बात, परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। हम पहले बताए आपको, क्या आकार निश्चित नहीं होता है? किसका? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग इस यहाँ से एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस अवस्था यानी पदार्थ किस अवस्था का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है? आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। उसका आगे देखिए, कह रहा है जिस बर्तन में हम इन्हें देखिए आगे कह रहा है जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेता है। कौन? द्रव। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। तो दृढ़ कौन होते हैं? तो दृढ़ कौन था? ठोस था। ठोस क्या होता है? दृढ़ होता है, ना ही तो इसका आकार बदलता है ना ही आकृति बदलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दृढ़। लेकिन द्रव क्या है? ये दृढ़ नहीं है लेकिन ये क्या है? तरल होते हैं, यानी कि इसमें बहाव होता है। और द्रव का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आगे कह रहे क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। क्या क्या कह रहा है? सो समझिए, ठोस और द्रव का विसरण किस में संभव है? द्रवों में ही संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। क्या? वातावरण का जो वातावरण में जो गैस, बहुत सारा गैस है, वो घुल करके किस में? जल में घुल जाती है। क्या वो कैसे घुल जाती है? विसरित होकर के, ठीक है ना। इस लाइन को फिर से समझिए, वातावरण की गैसें कैसी होकर के? विसरित होकर के किस में घुल जाती है? जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं, पौधों के लिए अनिवार्य होती है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, हम लोगों को श्वसन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जलीय जंतुओं को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सभी जो गैस होते हैं तो कैसे मिलते हैं? हम लोगों को वैसे वायु से मिलता है, लेकिन जो जलीय जीव है उसको उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो इसी विसरण के कारण, विसरित होकर के, ठीक है। अब आगे कह रहा है सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, यानी कि हम लोग तो ये समझते हैं कि हम लोग श्वसन करते हैं किस लिए? अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। श्वसन में हम लोग क्या? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी सजीव हैं सभी श्वसन में क्या, कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार कह रहा है इस सब चीज को देखते हुए ये क्या निष्कर्ष निकलता है? हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? तो द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि द्रव में किस किस का मिश्रण संभव है? तो ठोस, द्रव और तीनों का संभव है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, कह रहे ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। किसकी? तो द्रवों की जो विसरण दर होगी अधिक होगी, किससे की अपेक्षा में? ठोसों की अपेक्षा में, ठीक है। यानी कि ठोस का विसरण दर कम होगा लेकिन द्रव का विसरण दर अधिक होगा। लेकिन आपको याद है कि ठोस में जब ठोस को गर्म किया जाता है तो उसका विसरण दर भी अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधी ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण दर अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्या कहा? सो समझिए, ऐसा क्यों होता है? तो द्रव में अवस्था, ठीक है ना, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं, ठीक है ना। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। यहां पर समझिए फिर से क्या कह रहा है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव
अवस्था पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। किसमें? द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, तो ये हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। हम लोग पदार्थ गुण में समझे थे, जो पदार्थ क्या होता है? हमेशा गतिशील होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? द्रव अवस्था में जो पदार्थ होता है वो स्वतंत्र रूप से गति करता है। और आगे कह रहा है ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होती है। हम लोग यह भी पढ़े थे कि उसमें क्या होता है? एक निश्चित आकार का रिक्त स्थान भी होता है, ठीक है ना। तो किसमें अधिक? द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है रिक्त स्थान। आगे है गैसीय अवस्था। हम लोग ठोस को जाने, द्रव को भी जान लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अब गैसीय अवस्था। तो हम लोग अब इस गैसीय अवस्था को जानेंगे। कह रहा आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि ये मेला में गुब्बारे क्या होता है? ऊपर उड़ते रहता है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि एक सिलेंडर में वो कितने गुब्बारे भरते हैं, ठीक है। अच्छा, उनसे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो उस जो हवा गुब्बारे में हवा भरता है, आपसे यहाँ पर उससे पूछिए कि उसमें कौन सा गैस है। हालांकि ये चीज बच्चा से करने के लिए कहा जाता है ताकि बच्चा आसानी से और अधिक चीज सीख सके। अब इसके लिए भी एक क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप को इग्नोर मत कीजिएगा। जितना भी इसमें दिया रहता है ये सभी समझने के लिए है। और यहाँ से क्रियाकलाप आप देखिएगा, पढ़ करके ही देखिएगा तो भी बहुत सारी चीज समझ में आएंगे। कह रहे 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दे। जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया, सभी सिरिंजों को पिस्टन को हटा दे, सभी सिरिंजों के पिस्टन हटा दें। पहली सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें, ठीक है ना। यानी कि पहला में क्या हवा, दूसरा में जल और तीसरा में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लाए, पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाए। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ा वैसलीन लगा दे, ठीक है ना। क्या? वैसलीन लगा दे। किस चीज के लिए? उसमें गतिशीलता को आसानी से बढ़ाया जा सके। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीडितता करने की कोशिश करें। क्या? अब उसमें जो है पिस्टन को सिरिंज में डाल करके संपीडित करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसके अनुसार आपको कहा गया था। अब ये जो आप परीक्षण कीजिएगा, यानी कि जो प्रयोग कीजिएगा, उसमें क्या होगा सो देखिए। कह रहा है इस स्थिति में पिस्टन में आसानी से अंदर चला जाता है। अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? ये जो आपने प्रयोग किया, इससे आप क्या अनुमान लगाए? आगे देखिए क्या कह रहा है। तो हमने देखा कि ठोसों द्रवों की तुलना में गैस की संपीडितता काफी अधिक होती है। तो सर्वाधिक संपीडितता किस में होती है? तो गैस में होती है। और सबसे कम संपीडितता किस में होती है? तो ठोस में होती है, ठीक है। हमारे घरों में खाना बनाने के उपयोग में की जाने वाली गैस, उसकी संपीडितता अधिक होती है, ठीक है। वो जो है कौन सा? द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसका एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीडित गैस होती है। कैसी होती है? संपीडित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग होता है। संपीडितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक संपीडितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। यह समझिए, यहाँ क्या कह रहा है कि आप लोग पहले देखे होंगे कि बड़े सिलेंडर से, हालांकि अभी भी जैसे स्टूडेंट लाइफ में जो खाना बनाते हैं तो छोटा सा सिलेंडर रखते हैं और उसी पर, और जो उसमें जो गैस भरा जाता है वो बड़ा वाला सिलेंडर से भरा जाता है। तो किसके कारण? संपीड्यता के कारण ही, ठीक है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। किसके कारण? संपीड्यता के कारण। किसको? गैस को। हमारी आगे क्या कह रहा है सो समझिए। कह रहा है हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना, यानी कि हमारे नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रयोग किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यानी कि जब स्वादिष्ट भोजन बनता है, कहीं भी स्वादिष्ट भोजन बनता है, तो पहले ही हम लोग को सुगंध आ जाता है कि क्या बन रहा है। तो बिना पता, यानी कि हम लोग किचन नहीं भी जाएंगे तो पता चल जाता है। ये कह रहा आपसे, ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? यानी कि ये जो हमारे पास गंध आई, ये कैसे पहुंच रही है?
खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्या कहा सो समझिए। यानी कि जो खाने के गंध है उसके जो कण है, वो भी गंध भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। उसके जो कण है वो किस में मिल जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंचते हैं और हमारे नाक तक पहुंचते हैं और तब जाकर के हमें पता चल पाता है ये किस प्रकार की सब्जी बनी है या कि कोई सा पकवान, कौन सा पकवान बना है। ठीक है, अब कह रहा है यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस द्रव के विसरण से करें। यानी कि ये भी क्या है, एक प्रकार का विसरण है। आपको जब गर्म भोजन बनता है तो उसका जो सुगंध होता है हमारे तक जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है ना, हमारे तक जल्दी पहुंच जाता है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होती है। यानी कि सबसे कम जो रिक्त स्थान होगा, हम लोग यानी कि पदार्थ का गुण था जो उसमें रिक्त स्थान होता है, लेकिन सबसे जो कम रिक्त स्थान होता है किसमें होता है, ठोस में होता है। वहीं सबसे जो अधिक रिक्त स्थान होगा किसमें होगा, गैस में होगा। किसमें होगा, गैस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे अधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होती है। तो विसरण सर्वाधिक किसमें होती है, तो गैस में होती है। सबसे कम किसमें होती है, ठोस में होती है। ठीक है ना, विसरण सर्वाधिक किसमें होती है, गैस में होती है और सबसे कम किसमें होती है, ठोस में होती है। याद रखिएगा, यह आपका प्रयोग दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। यानी कि क्या कह रहा है, गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस अवस्था के कण गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, तो गैसीय अवस्था। याद रखिएगा, ठीक है। या आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, गैसीय अवस्था कण गति कैसी होती है, तो अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। क्या कह रहा है, ये जो अनियमित गति है यानी कि इसकी कोई नियम है ही नहीं कि गति किस दिशा में करेगा, कैसे गति करेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो मान लीजिए ये बर्तन है, ये इसमें गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपनी दीवार से टकराता है। क्या होता है, अपनी दीवार से टकराते रहता है। आगे कह रहा है, बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। आप समझिए इसको फिर से, कह रहा है बर्तन की जो दीवार है उस पर जो गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर यानी कि टकराता जो है, उस बल के कारण क्या होता है, तो गैस का दबाव बनता है। किसके, गैस का दबाव बनता है। ठीक है ना, किसके कारण, तो प्रत्येक इकाई छत पर लगने वाले बल के कारण, प्रत्येक इकाई छत पर लगने वाले बल के कारण क्या होता है, गैस का दबाव बनता है। याद रखिएगा इसको। आगे है, पदार्थ की अवस्था को बदल सकता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो अपने परीक्षण से हम जान सकते हैं कि जल यानी कि पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है। ये जल जो ऐसी है, आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस मान लीजिए, ठोस के रूप में बर्फ। ठीक है, द्रव के रूप में जल खुद है ही द्रव। अच्छा, गैस के रूप में जलवाष्प। ये क्या है, तीनों अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है कौन, जल। ये क्रियाकलाप है, आप लोग इस क्रियाकलाप को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से आप लोग एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। आगे कह रहा है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हालांकि ये सब चीज हम लोग कल भी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। क्या कह रहा है सो समझिए। यहाँ पर कहा कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ठोस में कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है, तो जब उसका तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। क्या होता है, जब गति यानी कि ठोस को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उसका जो गतिज ऊर्जा होती है वो वृद्धि होती है, तीव्र हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, तेजी से कंपन करने लगता है। कण जो होता है वो तेजी से कंपन करने लगता है। उसमें उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। यानी कि जो उसको जो आकर्षण बल है उसको क्या कर लेती है, वो पार कर लेती है उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कण के बीच। ठीक है, कह रहा है इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर
गति करने लगता है, एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये जो हम लोग गर्म करते हैं उसको, तो क्या करता है, अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, और गतिज ऊर्जा बढ़ाने के बाद वो कण तेजी से एक दूसरे के साथ आकर्षण बल को तेज और तीव्र कर देता है, ठीक है ना। आकर्षण बल को क्या करता है, और तीव्र कर देता है, और वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाता है। सबको एक दूसरे से जो नियत स्थान उसका बनाया गया होता है उसको छोड़कर वो क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। और ऐसा होते होते जब एक ऐसा अवस्था आ जाता है जब ठोस जो है पिघलकर क्या हो बन जाता है, द्रव परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, ठोस द्रव बन जाता है। कह रहा है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है, तो वो गलनांक कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गलनांक की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन है, तो अब यहाँ पर बना देगा। क्योंकि बीपीएससी जो है वो एग्जाम लेती है तो अधिक कंटेंट जो होती है वो एनसीईआरटी से ही लेती है। किसे लेती है, एनसीईआरटी से ही लेती है। इस कारण आप लोग एक बार खुद से भी बुक रीडिंग कीजिएगा। हमारे साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद से भी एक बार बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। यानी क्या कहा, किसी ठोस का जो गलनांक होगा वो किसको दर्शाएगा, तो आकर्षण बल के सामर्थ्य को। किसको, आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाएगा। यानी क्या कह रहा है, गलने की जो प्रक्रिया है, जो बर्फ पिघलेगा वो गलने की प्रक्रिया ठोस से, ठीक है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित को संगलन भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, संगलन भी कहते हैं। यहाँ देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। यानी कि जो ठोस है, बर्फ है, ये पिघलेगा, इसमें क्या, उसमें ऊर्जा क्या होगा, एक समान रहेगा। तो लेकिन इसका जो ऊर्जा होता है ये जाता कहाँ है, तापमान जो एक समान रहता है तो ये ऊर्जा जाता कहाँ है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे बताया गया है। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। यानी कि आप लोग बर्फ जब खाए होंगे तो ठंडा ही रहता है, तो जब पिघलते पिघलते पूरी नहीं पिघल जाता तब तक उसका तापमान नहीं बदलता है। तो ऐसा क्यों होता है, सो समझिए। कह रहा है बीकर को उष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। क्या कह रहा है, बीकर को उष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस उष्मा का उपयोग होता है। क्या कह रहा है, जो कण है वो अपने आप में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। अपने आप को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उसको जो विभूषित करके, ठीक है ना, वशीभूत करके अवस्था को बदलने में जो उष्मा का उपयोग होता है, ठीक है ना, किसका उपयोग होता है, उष्मा का उपयोग होता है। उसके बाद कह रहा है चूंकि तापमान में बिना किसी तरह के वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यानी कि क्या कह रहा है, जो तापमान में बिना किसी तरह के वृद्धि दर्शाए उष्मीय ऊर्जा को बर्फ क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। कौन, क्या छुपी रहती है, उष्मीय ऊर्जा छुपी रहती है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। तो बर्फ जो पिघलता है उसका तापमान किसके कारण एक समान रहता है, तो गुप्त उष्मा के कारण। किसके कारण, गुप्त उष्मा के कारण। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है, यानी गुप्त का मतलब क्या, छुपा हुआ है। कह रहा है वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। संगलन का मतलब क्या होता है, गलनांक, यानी कितना ठोस जो है वो द्रव में बदलता है उसको क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। कह रहा है अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। क्या कहा, फिर से समझिए। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कण की ऊर्जा जो होती है उसी तापमान पर, यानी कि जल के कण की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी कि बर्फ, क्या कहा, सो समझिए। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। कौन, जल की जो ऊर्जा होगी वो बर्फ के कण की ऊर्जा से अधिक होगी।
ठीक है। कह रहा है जब हम जल में उष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करता है। यानी कि जल में जब उष्मा को यानी कि उष्मा दिया जाता है, जल को गर्म किया जाता है तो कण क्या होता है, तेजी से गति करते हैं। यानी कि हम लोग ये भी पदार्थ गुण में पढ़े थे कि पदार्थ क्या कैसे होते हैं, हमेशा पदार्थ कण गतिशील होते हैं, लेकिन उसको जब और गर्म किया जाता है तो और भी वो गतिशील हो जाते हैं। कह रहे एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कि इतना ना तापमान बढ़ जाता है और इतना गर्म हो जाता है कि जो आकर्षण बल है उसको छोड़ देता है और वो स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, गैस में बदलना शुरू हो जाता है जब उसको बहुत अधिक गर्म किया जाता है, किसको, द्रव को। कह रहा वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ठीक है ना, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है, समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है ना। क्या कहा, द्रव में कि सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे किस में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर आगे कह रहा है कि आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलंक की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। कह रहा है 273 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प तापमान अर्थात वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। किसकी ऊर्जा अधिक होती है, तो पानी के कणों से उसकी ऊर्जा अधिक होती है। किसकी, भाप की। किसकी ऊर्जा अधिक होती है, भाप की ऊर्जा अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, ठीक है। यानी कि जो वाष्प है वो क्या कर लिया, गुप्त ऊष्मा को अपने अंदर छिपा लिया है, ठीक है ना। इस कारण से तापमान किसी में अधिक होगा, वाष्प में अधिक होगा, जल के अपेक्षा, ठीक है ना, जल के अपेक्षा वाष्प में अधिक होगा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कह रहा है ठोस को जब हम गर्म करेंगे, ठोस को जब उष्मा दिया जाएगा तो क्या होगा, द्रव बन जाएगा। वही द्रव को जब उष्मा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। अच्छा, जब गैस को ठंडा किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, जब गैस को ठंडा किया जाएगा तो द्रव बन जाएगा। अच्छा, द्रव को जब ठंडा किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो ठोस बन जाएगा। ये प्रक्रिया है, ठीक है, ये पदार्थ की प्रक्रिया है। जैसे ठोस अवस्था बर्फ है, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, वो पानी बन जाता है। लेकिन फिर पानी को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। जब ये गैस बन गया, जब उस गैस को ठंडा किया जाता है तो फिर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। सॉरी, जब गैस को फिर से ठंडा किया जाता है तो क्या बन जाता है, तो वो द्रव बन जाता है। लेकिन वही द्रव को जब फिर से ठंडा किया जाता है तो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है, ठीक है ना। इसको, ये क्या था, पदार्थ की प्रक्रिया था। तो ये वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया, इस कारण से आज हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जल्द ही आप लोगों को इसका तीसरा पार्ट ही मिलेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो भी साथी नए आए हैं चैनल पर वो अपना इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने साथी के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।